स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया। नाउ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को। लास्ट वीडियो में हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को समझा था। अब हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट रिएक्शन कैसा रिएक्शन है और यहाँ पे किस तरीके का प्रोसेस होगा। सही है। सो स्टूडेंट, अगर हम सबसे पहले इस रिएक्शन के नाम को समझे तो इसका रिएक्शन का नाम है लाइट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब यानी कि यहाँ पर हमें सनलाइट की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यानी ये रिएक्शन सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसे कहेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हालांकि इससे पहले वाला जो प्रोसेस था उसका नाम था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि वो ऐसा रिएक्शन था जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, मतलब अगर सनलाइट होगा तो वो रिएक्शन होगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसे लेके कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि काफी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट से मुराद कि अगर सनलाइट नहीं होगा तो फिर ये रिएक्शन होगा। ठीक है, और अगर सनलाइट होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन डे टाइम में ही होता है और जब हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो जाता है उसके फौरन बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। ठीक है, साथ ही अच्छा, इस रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। डार्क रिएक्शन इसी वजह से कहा जाता है कि इसमें सनलाइट की कोई जरूरत नहीं होती। सही है। अच्छा, सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, बहरहाल सनलाइट मौजूद होता है उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये रिएक्शन डे टाइम में ही हो रहा है, इसलिए डार्क रिएक्शन को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब ज्यादातर इस रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ही कहते हैं या फिर हम इसे कहते हैं कैल्विन साइकिल। ठीक है, अब कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? हमारे पास एक बायोकेमिस्ट थे, तो जो बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने हमें इस पूरे रिएक्शन को समझाया, इस पूरे रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, ऑब्जर्व किया, वो हमारे पास उनका नाम था मेल्विन कैल्विन। तो मेल्विन कैल्विन के नाम के ऊपर, उनके ऑनर के लिए इस रिएक्शन को नाम दिया गया है कैल्विन साइकिल। ठीक है, तो कैल्विन तो उनका नाम हो गया ना। साइकिल हम क्यों कहते हैं? साइकिल इसलिए कहते हैं कि ये पूरा रिएक्शन, पूरा प्रोसेस एक साइक्लिक मैनर में होता है। ठीक है, यानी कि जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वहीं पे एंड होगा, वहीं से रीजनरेशन होगी, वहीं से प्रोसेस अगेन स्टार्ट होगा, जनरेट होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे कैल्विन साइकिल कह रहे हैं। जबकि हमारे पास इससे पहले जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था वो नॉन साइक्लिक था। ठीक है, इसे हम नॉन साइक्लिक प्रोसेस भी कह रहे थे, जो जेड स्कीम बनाता है। ठीक है, सो ये हमारे पास इसका नाम तो हमें समझ आ गया कि इसका नाम लाइट इंडिपेंडेंट क्यों है, कैल्विन साइकिल क्यों है और डार्क रिएक्शन क्यों है। तो डार्क रिएक्शन, अगर आपके जहन में कोई ऐसी चीज है कि डार्क रिएक्शन नाम इस वजह से है कि हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी नहीं होगी, यानी नाइट टाइम पे डार्क, यानी कि जब नाइट होगी, अंधेरा होगा तब प्रोसेस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लाइट इस्तेमाल नहीं हो रही है, सनलाइट इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको अवॉइड किया गया, अब ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो आप भी कोशिश करें इस प्रोसेस को इंडिपेंडेंट रिएक्शन या कैल्विन साइकिल कहें। सही है। नाउ हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो हमारे पास रॉ मटेरियल था, टोटल हमारे पास 4 रॉ मटेरियल हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब वो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं? उस रॉ मटेरियल में पहला हमारे पास रॉ मटेरियल है वो है वाटर। दूसरा रॉ मटेरियल हमारे पास क्या है स्टूडेंट? दूसरा रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा रॉ मटेरियल हमारे पास है स्टूडेंट सनलाइट। और चौथा रॉ मटेरियल हमारे पास है पिगमेंट्स। ठीक है, सही है, पिगमेंट्स है ना स्टूडेंट, यानी कि जो पिगमेंट हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो रेज एब्जॉर्ब हो रही थी, तो पिगमेंट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट, ये 4 रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं ना। वाटर को, लाइट को और पिगमेंट्स को हमने क्या किया, इस्तेमाल कर लिया लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा है उसे हम इस्तेमाल करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। इस वजह का लाइट डिपेंडेंट के फौरन बाद ही लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। देन जब लाइट डिपेंडेंट हो जाएगा, लाइट इंडिपेंडेंट होगा, देन फिर हमारे पास जो हमारा फूड है, जो प्रोडक्ट है जिसे हमें बनाना है, फिर वो बनेगा। ठीक है, यानी ग्लूकोज उसके बाद बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह इस्तेमाल होगा? हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे 3C इस वजह कर लिखा हुआ है
क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन को इस्तेमाल किया जाएगा और कार्बन को फिक्स किया जाएगा, ठीक है। किसके साथ फिक्स करेंगे और कौन फिक्स करेगा? सबसे पहले कार्बन को हम जो फिक्स करेंगे स्टूडेंट, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। यहाँ पर एक एंजाइम मौजूद है, वो एंजाइम हेल्प करेगा कार्बन को फिक्स होने में, ठीक है। अच्छा, वो एंजाइम कौन सा है? उस एंजाइम का हमारे पास एक लंबा चौड़ा नाम है, काफी मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट ने हमारे लिए आसानी की है कि उस नाम को छोटा कर दिया गया, उसको शॉर्ट कर दिया गया। तो हमारे पास जो एंजाइम है उसका नाम है रुबिस्को एंजाइम। तो रुबिस्को एंजाइम जो है वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। किसमें फिक्स करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट हमारे पास जो कंपाउंड मौजूद है, इस कंपाउंड के अंदर फिक्स करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को एंजाइम, ठीक है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, यानी कार्बोलाइजेशन, कार्बोलाइजेशन या फिर कार्बन फिक्सन, हम इस प्रोसेस को कहते हैं। अब कार्बन फिक्सेशन जो है स्टूडेंट, यानी कि कार्बन का फिक्स होना, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसरेट में ना। इसके अलावा ना सिर्फ फिक्स होगा, बल्कि हमारे पास यहाँ पर 3 लिखा है, यानी 3 कार्बन थे, तो 3 कार्बन जब हमारे पास फिक्स होंगे हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरेट में, इसके अलावा यहाँ से एक हमारे पास फॉस्फो जो है वो इस्तेमाल होगा, यानी कि जो हमारे पास एटीपी और NADPH था, यानी कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से बनकर आया था। एटीपी और NADPH ये दो प्रोडक्ट जो हमें हासिल हुए थे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इस वजह कर हो रहा है क्योंकि पहले वो दो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, एक एटीपी को, एक NADPH को, और साथ ही वाटर को रिलीज करेगा। तो जब एटीपी और NADPH बनेगा तो यही एटीपी और NADPH इस्तेमाल होंगे केल्विन साइकिल में, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। अब ये एटीपी हमारे पास जो मौजूद है, इस एटीपी में यहाँ पर जो एक फॉस्फेट था, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास एक फॉस्फोग्लाइसरेट है वो इस्तेमाल होगा और एटीपी से एडीपी बन जाएगा, ठीक है, यानी कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास एक यहाँ से ले लिया गया, तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि लिखा था 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, अब ये हमारे पास हो गया 6 × 1 3 बाय फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम केमिकल्स को नाम देते हैं, रिएक्शंस को नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो यहाँ इस्तेमाल हो गया, इसलिए हम इसे बाय फॉस्फोग्लाइसरेट कहेंगे। अच्छा, बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, बिस का मतलब होता है स्टूडेंट 2, यानी कि 2, सही। अब यहाँ पर जो हमारे पास साथ ही NADPH था, इस NADPH में एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा, तो ये हो जाएगा NADPH से NADP, सही है। अच्छा, यहाँ पर चूंकि क्या हो रहा है, एक पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया, फॉस्फोग्लाइसरेट को लिया, फिर इसमें से ATP से ADP बना, ठीक है। देन उसके बाद अगेन वही हमारे पास जो फॉस्फेट था वो रिमूव हुआ, तो इस पूरे अमल को हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है, यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, ये शफलिंग प्रोसेस हो रहा है केमिकल रिएक्शन का, तो इसे हम रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो ये 3 स्टेप है जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, बायोकेमिस्ट थे, मेल्विन केल्विन, इन्होंने हमारे लिए मजीद आसानी ये की कि इन्होंने इसको 3 आसान स्टेप में बांट दिया ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए समझना, ठीक है। वो स्टेप था, पहला स्टेप हमने समझ लिया कार्बन फिक्सेशन, कि किस तरह कार्बन स्टूडेंट फिक्स होगा, सही है। दूसरा स्टेप हमने समझा रिडक्शन, यानी कि किस तरीके से रिडक्शन होगा केमिकल रिएक्शन के दरमियान ना। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक ट्रायोज शुगर। अभी आपको ग्लूकोज नहीं मिला है, वैसे हमें चाहिए क्या, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज अभी हमें नहीं मिला, अभी हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ट्रायोज शुगर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर कि हमारे पास हमें मिलेगा 6 मॉलिक्यूल का ग्लाइसरेट एल्डिहाइड, ग्लाइसर एल्डिहाइड फॉस्फेट, यानी कि G3P, एक ट्रायोज शुगर मिलेगा। ट्रायोज शुगर मॉलिक्यूल, अब चूंकि ये 6 है तो इस 6 में से हमारे पास एक जो है ना वो निकल जाएगा, एक हमारे पास G3P जो है, ये जो एक G3P है ये ग्लूकोज को बनाएगा, और ग्लूकोज एक रीस्टार्टर है, क्या मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल है जो रीस्टार्टर है, जो बाकी अदर मॉलिक्यूल को बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 6 हमारे पास जो ग्लाइसरेट एल्डिहाइड है, 6 ग्लाइसरेट एल्डिहाइड में से एक
इस्तेमाल हुआ, यानी G3P एक इस्तेमाल होगा तो वो एक काफी होगा ग्लूकोज को बनाने के लिए। बाकी जो 5 है वो 5 कहाँ जाएंगे? वो 5 हमारे पास G3P क्या होंगे, दोबारा अगेन रूबिस्को बिसफॉस्फेट को बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। ये 5 हमारे पास G3P क्या करेंगे, इस ADP से ATP बनेगा, देन अगेन जो हमारे पास रूबिस्को बिसफॉस्फेट है उसको बनाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो रूबिस्को बिसफॉस्फेट है यहाँ पे हमें समझ आ गया किस तरीके से दोबारा बनने चला गया। अच्छा, दोबारा बनने जाएगा तो इस अमल को, इस स्टेप को हम कहेंगे रीजनरेशन। ठीक है, यानी दोबारा रीजनरेट करना। तो पहला हो गया कार्बन फिक्सेशन, दूसरा हो गया रिडक्शन, तीसरा हो गया रीजनरेशन। ठीक है। नाउ ये सवाल उठता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से पहले स्टार्ट में जब साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब ये हमारे पास बिसफॉस्फेट कहां से आया? तो यहाँ पे लिखा है केमिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली ये हमारे पास जो रिबिस्को बिसफॉस्फेट है ये एक केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि पहले से ही क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। ठीक है, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का। सही है, यानी कि हमारे पास जो डार्क रिएक्शन यानी कैल्विन साइकिल है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। सही, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। इसके अलावा जो इसकी मेम्ब्रेन है उसी के अंदर हमारे पास प्रोसेस हो रहा है लाइट डिपेंडेंट का। तो इसके स्ट्रोमा में ही पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, तो पहली बार जो हमें ये एंजाइम मिलेगा, ये जो केमिकल मिलेगा, ये केमिकल मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में से ही मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट में से लेके फिर ये पूरा प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्सेट होगा। फिक्सेशन के बाद हमें एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी जो मिलेगा उसके बाद हमारे पास बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, उसके बाद NADPH से एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा और ऐसे हमें ट्रायोज शुगर मिलेगा। ट्रायोज शुगर जो मिलेगा उसमें से 5 शुगर दोबारा इस्तेमाल होगा इस केमिकल को बनाने के लिए। नाउ एक शुगर जो था स्टूडेंट वो एक शुगर ग्लूकोज को बनाएगा और ग्लूकोज एक स्टार्टर मॉलिक्यूल है जो बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस एक साइक्लिक मैनर में होता जाएगा, इसलिए हम इसे केल्विन साइकिल भी कह रहे हैं। सही, तो ये हमारे पास 3 स्टेप थे, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और साथ ही रीजनरेशन। सही, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि ये एंजाइम स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इज द रेट ऑफ लिमिटिंग केल्विन साइकिल, यानी कि ये बेसिकली क्या कर रहा है, केल्विन साइकिल को चला रहा है। अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रूबिस्को एंजाइम जो है ये सही से वर्क परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारा जो केल्विन साइकिल है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेट होना, सही से वर्क करना जरूरी है क्योंकि काम ही यहीं से स्टार्ट हो रहा है कि ये एंजाइम हेल्प आउट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स होने में। जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा तो फिर पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये तो समझ आ गया, हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये 4 रॉ मटेरियल थे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रॉ मटेरियल है। नाउ ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहां से रहा है? लाइट हमें समझ आ गया, ये नेचुरल है, सनलाइट है। पिगमेंट हमें समझ आ गया, पिगमेंट कहां से मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर हमें समझ आ गया ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग है, वो हमारे पास जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बॉडी से निकालते हैं, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं और एटमॉस्फेयर से फिर प्लांट इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वो प्लांट जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेना एटमॉस्फेयर से और लेने के बाद फिर प्रोसेस में इस्तेमाल करना, यानी फिक्सेशन करना, ऐसे प्लांट को हम C3 प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये डार्क रिएक्शन यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन केल्विन साइकिल समझ आ गया होगा। कोई भी चीज जो आपको ना समझ आई हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट जो MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं वो जस्ट एंजाइम के नाम याद कर लें और देख लें कि कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। और वो स्टूडेंट जो इस चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकल पेपर के लिए, तो आप पूरा थ्योरी याद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। ठीक है, लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है। सही है,
9 वाले स्टूडेंट से स्पेशली लाइट इंडिपेंडेंट और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का डिफरेंस पूछा जा सकता है। और फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट इसकी डायग्राम जो है यानी जो केल्विन साइकिल बना हुआ है इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाजमन लाइक करें। कोई भी चीज जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।